GTV में मुजाहिद बेलवी आपको खुशामदीद करता है। और जैसे जैसे 17 दिसंबर यानी हफ्ता करीब आ रहा है, हमारे तहरीक इंसाफ के सरबरा इमरान ख़ान का हुकूमत यानी सिविलियन लीडरशिप के साथ साथ मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट पर भी दबाव बल्कि हमले बढ़ते जा रहे हैं। ख़ान साहब का ख़ास तौर पर हदफ इस वक्त साबिक़ा आर्मी चीफ जनरल कमर बाजवा हैं, और ग़ालिबन लगता है कि जनरल कमर बाजवा ने जो अपने आखिरी ख़िताब में इमरान ख़ान को हदफ बनाया था, उसमें वो गुस्से में शायद इस हद तक हैं कि वो कहते हैं कि मुशर्रफ के बाद इस मुल्क में सबसे बड़ा जुल्म जो है वो जनरल बाजवा ने किया। और 7 माह के दौरान मईशत नीचे आ गई, 1100 अरब के करप्शन ख़त्म किए गए हैं, शरीफ, जरदारी, डार सबके केसेस ख़त्म हो रहे हैं। पहले मुशर्रफ से डील की, अब बाजवा से मिलकर डील वापस कर रहे हैं। ज़रा देखिए ख़ान साहब का, जैसे मैंने कहा ना, कल भी उनका लबो लहजा, उनका गुस्सा शदीद था साबिक़ा आर्मी चीफ पर, और आज भी सारे मुल्क के बड़े शहरों से ख़िताब करते हुए ख़ान साहब के लहजे में वही गरमाइश थी। देखिए ख़ान साहब को। 30 साल से जो लोग हुकूमत में बैठे हुए थे, जिन्होंने चोरी की, केसेस बने, पहले जनरल मुशर्रफ ने इनको NRO दिया, सारे इनके करप्शन के केसेस माफ कर दिए अपनी कुर्सी बचाने के लिए। 10 साल इन्होंने उसके बाद हुकूमत की, 2008 और 2018 के बीच में 10 साल हुकूमत की। 4 गुना पाकिस्तान का कर्जा बढ़ाया। जो उसके बाद इस मुल्क में जो असल जुल्म किया गया वो जनरल बाजवा ने किया। NRO 2 दिया इनको, पहले इनको ऊपर बैठाया, पहले इनको एक साजिश के तहत जिसमें बरेलवी भी हाथ शामिल था, इनको ऊपर बैठाया, उस गवर्नमेंट को गिराया जिसके ऊपर करप्शन का कोई केस नहीं था। उमूमन यहां गवर्नमेंट गिरती है करप्शन के ऊपर, कोई करप्शन का केस नहीं था। तो देखा आपने तहरीक इंसाफ के सरबराह क्या कह रहे थे। हमारे साथ जनरल गुलाम मुस्तफ़ा रिटायर्ड जनरल हैं, बड़ी गहरी नज़र रखते हैं। जनरल साहब, आप देख रहे हैं कि ख़ान साहब तवातुर से जनरल बाजवा पर ताबड़तोड़ हमले कर रहे हैं, और वो साथ को ये कह रहे हैं कि मेरा आर्मी से यानी फ़ौज से कोई लड़ाई नहीं, लेकिन जनरल बाजवा से शिकायत है, शिकवा है कि वो NRO 2 देकर इन तमाम सियासतदानों को जो है वो NRO दे रहे हैं, उनकी ज़मानतें हो रही हैं। आपके ख़्याल में एक बहरहाल अभी हफ्ता 2 पहले ही तो हमारे बाजवा साहब गए हैं, इससे यकीनन आर्मी के ओवरऑल इमेज और उसके बाहर नुकसान तो पहुंचेगा ना जनरल मुस्तफ़ा। देखिए, बेसिकली जब तक आप ऐसे चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ पाकिस्तान अभी अपनी जिम्मेदारी को कबूल नहीं करवाएंगे, जिस तरीके से लग यूं रहा है कि जब कह रहे हैं खुद भी कि मुझे जुलाई से पता था कि हो रहा है, और उन्होंने फिर से कोई कदम तो नहीं उठाया ना। बेसिकली तो उनके फराइज में शामिल था, उनका अपना ये मसला था, नहीं किया उन्होंने। और अब जब ये देखा कि लो कॉन्फिडेंस मोशन उनके खिलाफ चला गया, पहले उसको वेलकम करते रहे, जब कामयाब हो गया तो फिर उसके बाद उन्होंने एक नैरेटिव बनाया है। अब उस नैरेटिव को बार बार वो दोहरा रहे हैं कि शायद मेरा ख्याल यही है कि जो एंटी एस्टेब्लिशमेंट बयानिया जो है वो शायद ज्यादा लोगों को होल्ड कर रहा है। और ये बदकिस्मती है कि जब तक तो बाजवा साहब उनके साथ रहे, हर तरीके से उनकी मदद भी की। वो खुद भी कहते हैं, इमरान खान साहब ने खुद भी तस्लीम किया कि बारहा ऐसे मौके आए जब बाजवा साहब ने उनकी मदद की। तो अब जब अगर मदद से पीछे हाथ उठा लिया तो फिर उसके बाद अपनी सियासी गेम अगर वो खुद ही हार गए हैं, जो भी वजूहत उनकी हों, तो अब उसका गुस्सा किसी पर तो उतारना है उन्होंने। जनरल बाजवा को एक हदफ बनाया हुआ है, और बदकिस्मती से जनरल बाजवा ने भी 2-4 एक्सप्लेनेशन दी हैं मुख्तलिफ जगहों पे। वो अगर ना दे तो शायद वो बेहतर होता, क्योंकि उन्होंने इमरान साहब की बात को तक़वियत पहुंची कि भाई जो भी बात थी। तो ये बदकिस्मती है कि हम इस वक्त ऐसी जगह पे फंसे हुए हैं जिसमें फंसने की जरूरत नहीं है। हमारी सियासत हमने अगर एंटी एस्टेब्लिशमेंट बना के रख दी है, और ये पाकिस्तान के लिए भी ठीक नहीं है, पाकिस्तान की फौज भी डेफिनेटली बहुत ख़राब है, और बहसीत मजमूई मैं समझता हूँ कि उनकी अपनी पॉलिटिक्स के लिए भी ठीक नहीं है, क्योंकि लॉन्ग रन इन्हीं के साथ रहना है। लेकिन जनरल साहब, बसद एहतराम, क्या ये ज़रूरी था कि हमारे आर्मी चीफ अपने आखिरी ख़िताब में, और ये बात मैं इसलिए कह रहा हूँ ख़िताब में कि प्राइम मिनिस्टर हो मुल्क का, या सदर हो, या कोई बहुत अहम ओहदे पे हो, और फिर आर्मी चीफ जब वो सिटिंग आर्मी चीफ थे, उन्हें क्या अपने ख़िताब में ये ज़बान इस्तेमाल करनी थी?
उन्हें ये कहना था कि जब बयानिया नाकाम हो गया तो मफरूर हो गए। उन्होंने डायरेक्ट हिट इमरान खान पर की जब वो सिटिंग आर्मी चीफ थे। तो इमरान खान को उसका तो गुस्सा है, फिर उसके वो पूरा पस मंज़र भी सामने आ गया। तो अब तो फिर वो जो कुछ कर रहे हैं अगर और गो के मुझे लगता है बिलो द बेल्ट गए हैं और मुनासिब भी नहीं है। और आप कह रहे हैं कि जी गेम में नाकाम हो गए, लेकिन बाजवा साहब को भी तो अपने आखिरी खिताब में इस तरह उन्हें टारगेट नहीं करना था। जी मैं वही अर्ज कर रहा था ना कि जब बाजवा साहब ने बदकिस्मती से कुछ ऐसे बयानात दिए, चाहे वो एनडीयू में थे या बाद में जब आखिरी स्पीच की उन्होंने, वो उनको नहीं देने चाहिए थे। बेसिकली चीफ आर्मी स्टाफ 6 साल का बहुत लंबा अरसा उन्होंने गुजारा, बड़े अच्छे काम भी किए। वो बेसिक बताते क्या काम हुए कौम की सतह पर, मुल्क की सतह पर, फौज की सतह पर, और अपना एक विजन देते कि आगे वो क्या देख रहे हैं। बस से ज्यादा शायद ना होता। वो तो स्पीच पहले ही मैं ख्याल पहली दफा हुई है कि आर्मी चीफ ने पब्लिकली इस तरह का स्पीच की है। ना करते तो भी बेहतर था, कुछ जरूरत नहीं थी इसकी। लेकिन फिर भी मैं ये कहूँगा जो इमरान खान जनरल बाजवा साहब के बारे में ज़बान इस्तेमाल कर रहे हैं, उन्हें एक करप्शन के हवाले से कहना है कि NRO 2 उन्होंने दिया। और इसका जैसे मैंने कहा ना, इमरान खान चाहे अपोजिशन में हो या हुकूमत में, उन्हें सारी दुनिया देख रही होती है, सारी दुनिया सुन रही होती है, उसको अहमियत दी जाती है। तो सिविल मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट, जब मैं इस्टेब्लिशमेंट कहता हूँ तो कोई फ़र्द नहीं बल्कि ओवरऑल इंस्टीट्यूशन के इस पर गौर नहीं करना चाहिए। और बैकडोर डिप्लोमेसी आपके यहाँ चल रही होती है, उन्हें मैसेज नहीं देना चाहिए। शायद दिया भी गया होगा, लेकिन इस वक्त नुकसान तो इदारों का हो रहा है ना। इमरान खान तो अपोजिशन में है, उनको तो कोई नुकसान नहीं है, वो तो आखिरी हद तक जाएंगे। और कप्तान हैं, खिलाड़ी हैं, ज़िद्दी हैं, सब आपको इल्म है ना जनरल मुस्तफ़ा। देखिए मैं हूँ, जैसे और जितने भी दोस्त हैं, अपनी सतह पर हम सब ये कोशिश कर रहे हैं कि ये जो बयानिया है इसमें से एस्टेब्लिशमेंट को माइनस कर दिया जाए। बाकी सियासी सतह पर जो भी आप रखें वो ठीक है, क्योंकि जैसे मैंने पहले अर्ज की कि नुकसान सबका है। इसमें पाकिस्तान का नुकसान भी है। आप समझते हैं मुझसे ज्यादा मुजाहिद साहब के किसी पाकिस्तान के दुश्मनों ने पाकिस्तान की अफवाज को हदफ बनाया हुआ है, और अगर अंदरूनी तौर पर भी हदफ बने रहेंगे तो फिर उनकी सोच में भी इस किस्म की बातें आ सकती हैं जो शायद बेहतर ना हो। तो इस सब को देखते हुए बहुत जरूरी है कि हमारी जो सियासी लीडरशिप है वो अपनी जिम्मेदारी पहचाने और अपने आप को सियासी मामला तक ही महदूद रखे और एस्टेब्लिशमेंट को इससे बिल्कुल माइनस कर दे। अगर एस्टेब्लिशमेंट ने खुलम खुला जनरल बाजवा ने कहा, ऐलान कर दिया, और अभी तक जनरल नासिम मुनीर जब से उन्होंने कमांड संभाली है, कोई ऐसी बात सामने नहीं आई जिससे पता लगे कि शायद वो दोबारा सियासत में इस तरीके से दखलंदाजी कर रहे हैं या फौज पाकिस्तान कुछ काम रोल प्ले कर रही है। तो बेहतर यही है कि हमारी सियासी लीडरशिप इस बात को समझे और जो कुछ हुआ ठीक होगा या गलत हुआ वो तो अब तारीख फैसला करती रहेगी। इमीडिएटली हमें इस सारे बयानी से बाहर निकलना चाहिए। नुकसान है बहुत ज़्यादा इस चीज़ का। जनरल मुस्तफ़ा, आपने दुरुस्त फरमाया, लेकिन आपको भी इल्म है कि डेफिसिट बहुत बड़ा है। यानी आपने क्या बराह रास्त हमारे यहाँ 10-10 साल फौजी ने हुकूमत की है, यानी जनरलों ने हुकूमत की है। फिर आपके यहाँ मुहिमजू जनरल, मैं नाम नहीं लेना चाहता उनमें क्योंकि मरहूम हो चुके हैं, उन्होंने भी अपनी मुहिमजूई से बड़ा नुकसान पहुँचाया है। किताबें लिखते हैं बड़े फ़ख्र से कि हमने फ़लाँ पार्टी को ख़रीदा, फ़लाँ लीडर को हमने किस तरीके से उसको इक़्तिदार में आने से रोका। जब इस तरीके से मुहिमजू जनरल अपनी किताबों में ये बातें महफूज कर जाएंगे तो इसके मायने जितनी सियासतदानों पर जिम्मेदारी है, लेकिन उससे ज़्यादा मिलिट्री लीडरशिप पे जिम्मेदारी है कि उस डेफिसिट को ख़त्म करें जो मुहिमजू जनरलों ने पास में किया। और आप खुद जनरल बाजवा साहब ने को अब कहना पड़ा कि जी वो चंद हफ्ते पहले हमने ये फैसला किया है कि हम सियासत में हिस्सा नहीं लेंगे। इसका मतलब ये उन्होंने एडमिट किया कि फ़ौज सियासत करती रही और वो ख़ुद भी 5 साल तक सियासत करते रहे। इसलिए मैं नहीं समझता कि नई फ़ौजी लीडरशिप को अमली तौर पर प्रूफ करना पड़ेगा कि वाकई वो सियासत से दूर रहेंगे। वो कि ज़रा ये मुश्किल है क्योंकि मौजूदा आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर भी इमरान खान साहब के DGISI रह चुके हैं, उन्हें हटाया गया था। तो ये पस मंज़र भी है, लेकिन मुझे उम्मीद है क्योंकि जिस तरह जो लबो लहजा, जो बयान, जो उनकी बॉडी लैंग्वेज ये कह रही है कि वाकई वही चाहते हैं कि फ़ौज सियासत से दूर हो। जनरल मुस्तफ़ा जी बिल्कुल सही आपने फरमाया, और ये ज़रूरी है। मैं फ़ौज के लिए भी इतना ही ज़रूरी है जितना कौम के लिए ज़रूरी है। फ़ौजी पाकिस्तान उस हद तक अपने आप को महदूद करें जो उनका आइन में रोल दिया गया है, और हुकूमत वक्त भी
अहकामात के मुताबिक जो भी जिम्मेदारियां उनको सौंपी जाएं वो उनको अदा करें आइन और कानून के दायरे में रहकर। मेरा ख्याल है कि ये जो नई लीडरशिप है पाकिस्तान की फौज की, इसमें जो भी इस वक्त जो जनरल रैंक पे ऑफिसर्स हैं, ज्यादातर लोग इस सोच से गुजर कर आए हैं, क्योंकि आप देखिए 20 साल से 22 साल से लगातार हम एक जंग की हालत में हैं इस वक्त। आज भी देखिए तो हम मुख्तलिफ जगहों पर हमारे लिए मसाइल खड़े हो रहे हैं, तो वो समझते हैं इस चीज को। जहां मेरी बात हुई है दोस्तों से, नौजवान से, मैं तो उनको नौजवान जनरल ऑफिसर से कहता हूँ, उनको सब ये बात को अच्छी तरह समझते हैं कि सियासी मामलात को सियासी लीडरशिप ही निपटाए तो बेहतर है, और जहाँ कहीं भी जरूरत पड़े हुकूमत वक्त की और अहकामात के मुताबिक जो भी कार्रवाइयाँ हैं, काम हैं, जिससे मुल्क को कौम का भला हो, जनरली इंस्टेड ऑफ सपोर्टिंग वन पॉलिटिकल पार्टी या दी अदर पॉलिटिकल पार्टी, इस किस्म से सोच से बाहर निकलने का फौज अपना खुद भी समझती है कि फौज का अपना फायदा है इसमें। शुक्रिया जनरल गुलाम मुस्तफ़ा, आप बजा तौर पर फरमा रहे थे और आपने अच्छी बात यह कि आपने एक्सेप्ट किया कि पास्ट में मुहिमजू जनरलों की बयानबाजियों से, उनके अमली तौर पर सियासत में मदाखलत से उस इदारे को नुकसान पहुंचा और इस डेफिसिट को वो खुद दूर करेंगे। और जैसा कि आप कह रहे हैं, उम्मीद करनी चाहिए ना नए आर्मी चीफ से। हम ये तो सियासत दौरान पे तो गुफ्तगू करते रहते हैं, लेकिन एक और बहुत बड़ा बुरहान मुल्क में आने वाला है, यानी वो दवाएं जो इंसानी ज़िंदगी की सबसे बड़ी ज़रूरत होती हैं, बल्कि रोज़मर्रा की दवाएं हमारी ज़िंदगी में दाखिल हो चुकी हैं, वो एक एक करके जो है मेडिकल स्टोरों से गायब हो रही हैं, कहा यह जा रहा है। इसका क्या सबब है, इस पर गुफ्तगू करेंगे एक ब्रेक के बाद। GTV में मुजाहिद बिल्वी एक बार फिर आपको खुशामदीद कहता है। सियासत दौरान तो चल ही रही है, हुकूमतों का गिरना, हुकूमतों का संभलना, असम्बलियों का टूटना, इलेक्शन का होना या ना होना, लोकल बॉडीज़, लेकिन आम आदमी के जो मसाइल बढ़ते ही जा रहे हैं। और आपको इल्म है कि चाहे कोई सेहतमंदी क्यों ना हो, दवा वो ज़रूर लेता है, कोई ना कोई मेडिसिन ज़रूर लेता है, कोई ना कोई ऐसी, उसे हल्का सा बुखार हो जाए तो हम फ़ौरन दौड़ते हैं। नाम लेना नहीं चाहता किसी दवा का, लेकिन अब ये कहा जा रहा है कि इसकी शदीद किल्लत शुरू हो चुकी है और ये किल्लत जो है एक बड़े बहरान में तब्दील हो सकती है। इस संगीन क्राइसिस के क्या असबाब हैं, इस पर गुफ्तगू फारूक बुखारी साहब, चेयरमैन फार्मास्यूटिकल कंपनी से करेंगे। लेकिन देखिएगा कि मेडिकल स्टोर्स वाले जो हैं ख़ास पर इससे मुतासर हो रहे हैं, और इससे सबसे बड़ा ख़तरा ये है कि ज़ख़ीरा-अंदोज़ी ना शुरू हो जाए। देखिए क्या कह रहे हैं ये स्टोर वाले। आने वाले दिनों में मज़ीद मेडिसिन्स की बहुत ज़्यादा शॉर्टेज होने वाली है और कुछ चीज़ें हज़ारों की तादाद से मेडिसिन है जो ऑलरेडी शॉर्ट हो चुकी हैं। जैसे वैक्सीनेशन ले लें आप, डायबिटीज़ पेशेंट के लिए टैबलेट फॉर्म ले लें, हज़ारों किस्म की मेडिसिन है जो ऑलरेडी शॉर्ट हो गई और कंपनियों के पास स्टॉक नहीं है, और यहाँ पे हमें क्लाइंट्स की बातें सुननी पड़ती हैं, और हमें तो आगे भी लग रहा है कि मज़ीद चीज़ें बढ़ने वाली है, कुछ कम नहीं होने वाला। पैनाडोल भी शॉर्ट है, उसके बाद काफ़ी चीज़ें हैं जो रनिंग प्रोडक्ट हैं जो होनी चाहिए, वो सभी शॉर्ट हैं। आने वाले मिलों में इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है, अल्लाह पे भरोसा करता हूँ, मिलेगी, सब कुछ मिलेगा, मुझे भरोसा है अल्लाह पे मिलेगा, दवाई भी अच्छी मिलेगी। अभी बीमारी तो मैंने नहीं देखा, दवाई मिलती है। हुकूमत भी पूरी कोशिश कर रही है, हम लोग भी पूरी कोशिश कर रहे हैं, और डिस्ट्रीब्यूटर भी पूरी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन पीछे से कोई प्रॉब्लम आ रही है, कोई हम माल मटेरियल, कोई कंपनी के पास स्टॉक नहीं है, कुछ उम्मीद का और कुछ नाउमीदी का इजहार कर रहे थे। लेकिन जैसे हम गुफ्तगू करेंगे फार्मास्यूटिकल कंपनी पाकिस्तान के चेयरमैन सैयद फारूक बुखारी साहब से, फार्मास्यूटिकल मैन्युफैक्चर एसोसिएशन के चेयरमैन सैयद फारूक बुखारी साहब से। बुखारी साहब, शुक्रिया आपने हमारे लिए वक्त निकाला। यानी अभी मैं देख रहा था मेडिकल स्टोर्स वालों ने तो जो आओ फौगा शुरू कर दी है, आम लोग भी परेशान हैं। मसलन अगर वो मांगते हैं 1 महीने की दवा तो 2 हफ्ते की, 2 हफ्ते की मांगे तो 1 हफ्ते, बल्कि बाद वक्त सिर्फ 1 दिन की दवा देते हैं, और उसका सबब ये बताते हैं कि जी दवाएं नहीं मिल रही। और आप लोगों को शिकायत हम तक ये पहुंची है कि जी रॉ मटेरियल जो है उसकी शॉर्टेज है, जो बाहर से जो हमारी जो अद्वियात बनती थी उसके लिए जो बहुत ही अहम, ज़रूरी, जानलेवा के लिए भी जो यहाँ बनती हैं, रॉ मटेरियल की शॉर्टेज है। कितनी हकीकत है इसमें बुखारी साहब? अच्छा सर, ये शॉर्टेज जो अभी शुरू हुई है लास्ट मंथ से, बैंक्स हमारी एलसियाँ बंद कर रहे थे। उनका मौक़िफ़ यही था कि स्टेट बैंक से हमारे वर्बल इंस्ट्रक्शंस हैं
कि आप LCs रोक दें जितना भी इम्पोर्टेड माल है, और मोर ओवर उनकी डॉलर की शॉर्टेजेस थी। अच्छा, हमारा जो SOP है फार्मास्यूटिकल का, उसमें हम लगभग 1 क्वार्टर का माल रखते हैं, कुछ महीनों का हम खाम माल रखते हैं। नेचुरली इट हैज़ अ एक्सपायरी डेट, तो यूजुअली हम ज़्यादा मंगवा नहीं सकते। तो हैविंग सेड दैट, दिसंबर में वो हमारा खाम माल जो है ऑलमोस्ट एक्सपायर या ख़त्म होने को आ रहा है, और पिछले 1.5 महीने से हमारी LCs रुकी हुई हैं बैंक्स में। अच्छा, हमारी कल बात हुई, 2 दिन पहले बात हुई स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान से। उन्होंने मैं श्योर किया है कि प्रॉब्ली विद इन नेक्स्ट वीक जो LCs खुलना शुरू हो जाएंगी, ताकि ये आपका फार्मास्यूटिकल एसेंशियल गुड्स को ये अलाउ किया जाए। लेकिन भाई, अब ये जो आप रॉ मटेरियल की बात कर रहे थे कि दिसंबर तक है, ये क्या मैंडेटरी है कि यानी आप सिर्फ इस हद तक, यानी सिर्फ 30 दिन तक मंगवाएंगे? क्योंकि हमारे यहाँ LC खुलने में भी कहते हैं जी उसके बाद जो चीज़ें वसूल होती हैं उसमें भी कोई महीना ऊपर लग जाता है। फिर बदकिस्मती से हमारे यहाँ जो कस्टम है या जो दीगर इमिग्रेट इदारे हैं उनमें भी इल्ला माशाल्लाह मैं नहीं कहूँगा कोई सबूत नहीं है। मेरा कहने का मकसद ये है कि ये सूरत जो संगीन है ना, मतलब जो जानलेवा दवाएं अगर आप नहीं देंगे लोगों को तो उसका नुकसान कितना बड़ा होगा दिसंबर जो आप डेडलाइन दे रहे हैं बुखारी साहब? सर, हमारी बेसिकली 10 दिन जो है, 10 दिन में, जी सर, 10 दिन में हमारी शॉर्टेजेस शुरू हो जाएंगी खाम माल की। और देखिए ना, हमें ये भी याद रहनी चाहिए कि जो आज हम LC खोलेंगे तो उसके कम से कम 40 डेज बाद वो मेडिसिन मार्केट में आएगी, जो टाइम लैप्स है। तो हैविंग सेड दैट, नेचुरली जनवरी में व्हाट वी फील एज इंडस्ट्री कि देयर विल बी अ शॉर्टेज ऑफ सम ऑफ द मेडिसिन्स इन द मार्केट। लेकिन बुखारी साहब, विद ड्यू रिस्पेक्ट, यानी 75 साल हो गए पाकिस्तान को, और आप यानी रॉ मटेरियल यानी खाम माल के लिए इन्हिसार कर रहे हैं गैर ममालिक का, हत्ता के दुश्मन मुल्क, जी हाँ दुश्मन मुल्क इंडिया तक से आप मंगवाने पर मजबूर हैं। तो ऐसी कौन सी ऐसी मसलन माशाल्लाह मेरा ख्याल है हमारे यहाँ जो दो तीन बड़े हाउसिंग हुई, इसी तरह मेडिसन, इसमें इतना प्रॉफिट है, जो बड़े, मैं नाम लेना नहीं चाहता, वो बड़े बड़े मल्टी नेशनल करोड़ों नहीं अरबों रुपए यहाँ लेके गए हैं, 1 से 2 फैक्ट्रियाँ खड़ी की हैं। और दवा ये जो आप रोज़ की कह रहे हैं ये तो इस तरह बिकती है जिस तरीके से शायद पकौड़े नहीं बिकते हो हमारे यहाँ। इतना मुनाफा कमाने के बजाय आपका इन्हिसार क्यों है इंपोर्ट पर, दरामदात पर? आपको सेल्फ में क्यों नहीं कर सके रॉ मटीरियल के हवाले से? हो सकता है शुरू में उसका मेयार कमतर होता, इंटरनेशनल लेवल का ना होता। बुखारी साहब, अच्छा, पहले तो बताऊं कि फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री जिस तरह आप कह रहे हैं मोस्ट प्रॉफिटेबल, प्रॉब्ली इट वुड बी मोस्ट प्रॉफिटेबल, बट सबसे ज़्यादा रेगुलेटेड और हाईली प्राइस सेंसिटिव मार्केट हमारी होती है। और जो आप नाम अभी ले रहे हैं, इसमें अभी 3 कंपनियां हाल ही में मुल्क छोड़ के चली गई, जिसमें एलाई लिली, सनोफी और बायर, जो इट्स नॉट अ सीक्रेट एनी मोर, दे हैव लेफ्ट द ऑपरेशन, फिजिनिस का भी एज वेल। अच्छा, हैविंग सेड दैट, हमारी प्राइस रेगुलेट होती है, और वो प्राइस जो रेगुलेट होती है वो बहुत स्ट्रिक्टली मैनेज हो रही होती है, और उसमें हमारे प्रॉफिट मार्जिन जो है श्रिंक होना चाहिए ओवर द पीरियड। जब ये इन्फ्लेशन हिट होती है, यूटिलिटी होती है, या USD PKR डिस्पैरिटी होती है। अच्छा, आपने बताया कि जी ये जो ऐसा क्या है कि लोकल मैन्युफैक्चर अभी तक API पे आया है नहीं। सर, हमारी नॉन बिजनेस फ्रेंडली इन्वायरमेंट है, और पॉलिसीज़ अभी तक कोई एक लाएअमल तय नहीं हुआ कि जी 5-10 साल में फार्मा इंडस्ट्री को यहाँ खड़ा होना चाहिए, वो अभी तो हमारा तय नहीं पाया। और मोर ओवर इतनी फ्लक्चुएशन पॉलिसीज़ में और रिवर्सल पॉलिसीज़ हर 5-6 साल बाद उसमें ट्यूनिंग और ग्रिटिंग करना शुरू करती है जो नई गवर्नमेंट आती है। तो हमारा इशू सिर्फ मेन ये एक नॉन कंसिस्टेंट पॉलिसी, और सेकेंडली हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर जो है, जैसे NAFTA एक पाइपलाइन होती है जो डलती है, विच चाइना हैज़ वर्कड ऑन, विच इंडिया हैज़ वर्क ऑन, दैट NAFTA पाइपलाइन इज़ रिस्पॉन्सिबिलिटी गवर्नमेंट, बिकॉज देयर इज़ नो यू कैन से प्राइवेट इंडिविजुअल वो इतना बड़ा प्रोजेक्ट अंडरटेक कर सके। लेकिन मेरे बुखारी साहब, मुझे इल्म है कि ये ख़ुद हुकूमत को भी एहसास है, और इसमें हम ये नहीं कहेंगे कि इमरान खान की हुकूमत को ज़्यादा एहसास था, शरीफ हुकूमत को एहसास नहीं है। मेरे ख्याल में इतना सख्त दिल वो नहीं है, क्योंकि ख़ुद उनकी भी ये ज़रूरत होगी, उनके फॉलोअर्स की भी ये ज़रूरत होगी। ये जो आपका इशू किसके साथ है? मतलब आप ये कहते हैं LC का ताल्लुक तो बहरहाल स्टेट बैंक से होता है, लेकिन स्टेट बैंक तो वही पॉलिसी पे चलेगा जो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस करेगी, और मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस भी वही पॉलिसी चलाएगी जो काबीना अप्रूव करेगी। गालिबा ऐसे ही तरीक़ार है। लेकिन आप यानी जिसे बराह रास्त कौन ऐसा है जो रुकावट बन रहा है इस सिलसिले में, मोहतरम बुखारी साहब?
सर हमारी रुकावट सर नॉन कंसिस्टेंट पॉलिसी है। अच्छा। हमारी कोई कंसिस्टेंट पॉलिसी नहीं है, कोई रोड मैप हमारे पास नहीं है। हर 5 साल बाद, 6 साल बाद, 8 साल बाद एक नया रोड मैप दे दिया जाता है कि आपने इस तरफ चलना है। तो नेचुरली ऑफ कोर्स हम एक एनवायरनमेंट में काम करते हैं, हम आइसोलेशन में काम करते नहीं है। वो जो एनवायरनमेंट जिस तरह चेंज होता है उस तरह हम अपने आप को मोल्ड करते हैं। और हाईली रेगुलेटेड इंडस्ट्री है व्हेन इट कम्स टू फार्मास्यूटिकल, फॉर द रीज़न बीइंग इसमें रिलैक्सेशन नॉट जस्ट फॉर प्राइस एज वेल बट अदर रेगुलेशन एज वेल, जिसकी वजह से बहुत सारे मल्टीनेशनल ये मुल्क छोड़ के चले गए हैं। और 40 मल्टीनेशनल आप 1970s 1960s में यहाँ लेके आए थे, उसमें प्रॉब्ली ओनली 20 आर लेफ्ट। सो हाफ ऑफ योर लॉट इज़ ऑलरेडी गॉन फ्रॉम दिस मार्केट। अब वो खदशा आ गया कि जो लोकल मार्केट है वो एक्सपैंड नहीं कर रहे। ज़्यादा फार्मास्यूटिकल हमारे कोलीग्स हैं, दे नॉट विलिंग टू एक्सपैंड एनी मोर इन फार्मास्यूटिकल। और जो बाकी प्लांट्स हैं वो भी प्रॉब्ली ये दिस सिचुएशन कंटिन्यूज, वो भी शटडाउन वाली पोजीशन में आ जाएंगे। तो फिर अगर ये आप जैसे आप ये कुछ फरमा रहे हैं, और अभी मैं मेडिकल स्टोर का सुन रहा था, और मैं ये नहीं कहता कि सब, लेकिन जिसे कहते हैं काली भेड़ें हर सोसाइटी के शोबों में होती हैं। अब अगर इन लोगों ने ये दवाएं और चंद बड़े माफियाज भी इसमें काम कर रहे होते हैं, चंद आप भी मैं कह सकता हूँ बल्कि मोनोपोली जो करते हैं, उन्होंने अगर ये बड़ी बड़ी दवाएं जो रोज़मर्रा की हैं, जैसे उसको रोक लिया, ज़ख़ीरा उसका कर लिया। शक्कर का हम देख चुके हैं पहले करते हैं, पेट्रोल का हमने देखा कि किस तरह करते हैं, तो इसी तरह इसका भी शुरू हो चुका होगा। जब आप खुद कह रहे हैं कि दिसंबर के बाद तक हमारे पास हम दवाएं शायद मिलनी मुश्किल हो जाए, स्टोर वाले भी ये कह रहे हैं, तो इसके मायने तो ये आपकी बात से तो फिर फौरी तौर पे और ज़्यादा ज़ख़ीरा अंदोज़ी शुरू हो जाएगी। दवाएं लोग घरों में और अपने कारखानों में और अपने घरों में रखेंगे। बुखारी साहब, सर हमारा चेक बैलेंस 4 लेवल पे होता है, प्रोविंशियल, फेडरल, फिर ड्रैप, फिर ऑफ कोर्स द गवर्नमेंट इटसेल्फ जो भी उस वक्त की होती है। अच्छा सर, इसमें आपने बोला कि ब्लैक मार्केटिंग और होर्डिंग, आप बिल्कुल दुरुस्त फरमा रहे हैं। अच्छा, इसके लिए हमारी आपको सप्लाई चेन अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत है। सप्लाई चेन एक मैन्युफैक्चर है, मैन्युफैक्चर डिस्ट्रीब्यूटर को एडवांस में माल बेच देता है, डिस्ट्रीब्यूटर आगे होलसेल और रिटेल में देता है। अच्छा, अब इशू ये है कि हमारा नेचुरली कंट्रोल क्वालिटी तक का है। जो FIDs हैं, जो फेडरल इंस्पेक्टर ड्रग्स होते हैं, हमारा माल जो है, हमारी दवाइयाँ बाज़ार से उठाते हैं टू चेक द क्वालिटी ऑफ दैट मेडिसिन एंड द प्राइस एज वेल। अच्छा, हैविंग सेड दैट, अगर मैं आपको एक मतलब ऑनेस्ट राय दूं, जो आपकी MRP लिखी हुई है उसमें उससे ज़ायद कीमत देना एक पब्लिक, एक आम आदमी का बनता ही नहीं देना, क्योंकि वो MRP से ऊपर हमें प्राइस नहीं मिलती। वो होर्डिंग वाले या जो ज़रख़न दोस्त करते हैं, जिस तरह आप कह रहे हैं, वो यही इशू बन जाता है। उनको खबर मिलती है कि जी ये माल शॉर्ट होने वाला है, ये मेडिसिन मार्केट से गायब होने वाली है, देन दे स्टार्ट होर्डिंग दिस आइटम मेडिसिन, और वो जगह जगह जो अपने बना लेते हैं। हैंड्स फोर की प्राइसिंग जो एक इंक्रीज़ आता है और एकदम से ब्लैक मार्केटिंग शुरू हो जाती है। और हमने पहले भी यही मौक़िफ़ हमारा रहा है कि अगर कोई पॉलिसी दे दी जाए और ये कंटिन्यूटी हमें दे दी जाए और ये ऐसे अनडिस्टर्बटेड सोल्यूशन ना मिले हमें, तो प्रॉब्ली दिस प्राइस कुड बी कंट्रोल। ये ब्लैक मार्केटिंग और स्पोरियस ड्रग खत्म हो सकते हैं मार्केट से। ब्लैक मार्केटिंग और स्पोरियस ड्रग और स्मगलिंग उसी वक्त इजाज़त होती है जब वो मार्केट में शॉर्टेज आ जाती है। दैट इज़ द ओनली रीज़न। और ये इसमें से मेडिकल कंपनीज जो है, फार्मास्यूटिकल कंपनीज, दे हैव नथिंग टू डू विद इट। वी आर ऑल्सो, हम भी इसी चीज़ का शिकार हैं जिसका आप लोग शिकार हैं। हाँ, बहरहाल मैं बुखारी साहब, शुक्रिया, आपने हमें गाइड किया। और यकीनन कम अज़ कम अद्वियात पर सियासत नहीं होनी चाहिए कि इसका मामला जो है आम आदमी की ज़िंदगी से है। बाहर वालों को क्या है जी, वो यूरोप से, अमेरिका से मंगवा लेंगे, इलाज के लिए वहाँ चले जाएंगे। लेकिन ये जो सरकारी अस्पतालों में आम लोग या प्राइवेट अस्पतालों में महंगी दवाएं ख़रीदते हैं, महंगे कमरे उन्हें मिलते हैं, वो जो पहले से हेल्थ हमारे यहाँ इतनी महंगी है, और ये अगर क्राइसिस आ गया तो इससे क्या मसाइल होंगे, यकीनन हुकूमत भी इस पर सोच रही होगी और आप भी रिजॉल्व करेंगे, यानी इससे मुताल्लिक़ इदारे। एक और इशू नहीं कहें बल्कि खुशाइन बात यह है कि जो पाकिस्तान एक ज़रई मुल्क है और किसान उसमें रीढ़ की हड्डी हैं, और दुनिया भर में ये दिन मनाया जाता है 18 दिसंबर को। पाकिस्तान में भी एग्रीकल्चर के हवाले से इस दिन पर हम गुफ्तगू करेंगे अपनी मेहमान से, मगर एक ब्रेक के बाद। GTV में मुजाहिद बिलवी आपको खुशामदीद कहता है। पाकिस्तान एक ज़रई मुल्क तो है,
और हमारा इन्हिसार उस पर है और किसान उसमें रीढ़ की हड्डी है। खुशाइन बात यह है कि हम 18 दिसंबर को सारी दुनिया की तरह अब किसान डे मना रहे हैं, लेकिन देखना ये है कि ये जो हमारा जो ज़रूरी मुल्क है, इससे जो हमारा जो ज़िम्मेदार और वडेरा तो कमा ही रहा है, लेकिन किसानों को क्या मिल रहा है। मतलब ये बड़ी खुशाइन बात है कि राबेल सदुरई पहली फातमी मार्केटिंग फर्टिलाइज़र की सरबराह हैं और बड़ा अबूर रखती हैं इस सब्जेक्ट पर। राबेल, शुक्रिया आपका। किसान डे तो आप मना रहे हैं, लेकिन आप इसकी अहमियत को किस तरह उजागर करेंगी राबेल जी? मुजाहिद साहब जी, अस्सलाम वालेकुम। एग्रीकल्चर जो है जी, हमने बचपन से सुना है पाकिस्तान की मईशत की रीढ़ की हड्डी है, जिसे हम बैकबोन कहते हैं। हमारे मुल्क में 8.4 मिलियन फार्मर्स हैं और अगर आप देखें तो हमारा एग्रीकल्चर का जीडीपी कंट्रीब्यूशन कोई 19% है, जिसको अगर आप मॉनेटरी टर्म्स में करें तो 15,000 अरब रुपए एग्रीकल्चर जो है कंट्रीब्यूट करता है इकोनॉमी को। आप और मैं, हम अर्बन सेंटर्स में बैठते हैं, हम जो खाना खाते हैं, हम जो चाय पीते हैं, हम जो कपड़े पहनते हैं, वो एक बहुत ज्यादा अनथक मेहनत होती है हमारे फार्मर्स की, जो इसके पीछे जिसपे वो काम करते हैं, उसका खून पसीना उसमें लगाते हैं। लेकिन जब हम अपने फार्मर्स से बात करते हैं तो वो फील करते हैं कि वो एक सोसाइटी का हिस्सा नहीं है, उनको वो अहमियत नहीं दी जाती जिसका वो जिसको वो डिजर्व करते हैं। फिर हमने बैठ के सोचा तो कि बाकी मुल्कों में जैसे मदर्स डे होता है, फादर्स डे होता है, वैसे फार्मर्स डे भी मनाया जाता है इंडिया में, चाइना में। हमारे जैसे मुल्क में जहां एग्रीकल्चर की इतनी इम्पोर्टेंस है, वहां कोई फार्मर्स डे था ही नहीं, और इसीलिए हमने बैठ के सोचा कि जी एक जरूर ऐसा दिन होना चाहिए जहां आप और एक अच्छी बात यह है राबील के आपका ये बड़ा अच्छा नेक मकसद है और आप एक खातून भी हैं, लेकिन मैंने अमूमन देखा है कि ख़वातीन ख़ुद जब हम निकलते हैं देखते हैं खेतों में काम कर रही हैं, लेकिन जितनी सख्त मेहनत करती हैं ख़वातीन, आपके ख़्याल में शहरी इलाक़ों में तो खैर सॉरी टू से उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन होती है, ज़राअत के शोबे में ज़्यादा नहीं होती इन किसान ख़वातीन के साथ राबेल? लेट मी गिव यू अ स्मॉल बैकग्राउंड। हमारे मुल्क में जैसे मैंने पहले कहा 8.4 मिलियन फार्मर्स हैं, लेकिन 22 मिलियन औरतें डायरेक्टली या इनडायरेक्टली एग्रीकल्चर के साथ एसोसिएटेड हैं। और इन 22 मिलियन में ये मतलब नहीं है कि वो फार्मर्स हैं, मगर जैसे कॉटन पिकिंग होती है, सोइंग होती है, डिफरेंट प्रोडक्ट्स की हैंडलिंग होती है, वो खवातीन ही करती हैं। जी, उनको क्या वाकई उनका वो मकाम या वो अहमियत मिलती है? नॉट सो फार, बट अल्हम्दुलिल्लाह फातिमा फर्टिलाइजर्स हम इस पे बहुत काम कर रहे हैं। 2018 में जी हमने एक पहली टेलीविजन कमर्शियल बनाई जिसमें हमारी खातून फार्मर थी राबिया सुल्तान। राबिया सुल्तान पंजाब की बहुत बड़ी प्रोमिनेंट लेडी फार्मर है और पहली दफा पाकिस्तान में देखा कि जी खवातीन फार्मर्स भी होती हैं, एक मेन प्रोटैगनिस्ट की तरह उनको डिस्प्ले किया जा रहा है। और वो ये सिर्फ नहीं कि एक फार्मर की बीवी है या बेटी है, पर एक्चुअल एक फार्म ओनर है और वो अपने फार्म को मैनेज करती है। ये राबिया सुल्तान की जर्नी बहुत इंटरेस्टिंग। आपने बड़ा अच्छा नाम लिया, राबिया बीबी से मेरी भी ये वाक़िफ़ है और इनके हस्बैंड भी बड़े एक्टिविस्ट हैं, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो हमारे। लेकिन एनी हाउ एक फ्यूडलिज्म तो है ना हमारे यहाँ सोसाइटी में, ख़ासतौर पर सिंध में बढ़ती शक्ल में है, आपके बलूचिस्तान में तो सरदारी सिस्टम है, पंजाब में भी, और इसमें ज़्यादा फ्यूडलिज्म में ख़वातीन ज़्यादा इसका शिकार होती हैं ना राबेल? अनफॉर्चुनेटली आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, लेकिन जी थोड़ी बहुत, अब जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको एक और बात बताऊं खवातीन के बारे में। हमारा एक स्पेसिफिक प्रोग्राम है सरसब्ज ताबीर जिसे हम कहते हैं। सरसब्ज ताबीर में हम इन इलाकों में जाके वहाँ की खवातीन को एक्चुअली फिजिकली ट्रेनिंग दे रहे हैं कि जैम, जेली, अचार किस तरह बनाए जाए, केचप किस तरह बनाया जाए, किस तरह स्टोर किया जाए और किस तरह बेचा जाए।
what we're trying to do is create an economic revolution for the women of the country, for these women जो इन छोटे शहरों में छोटी जगहों पे रहती हैं और एक थोड़ा सी एफर्ट और थोड़ी सी अगर उनको हम education करें। मेरी ख्वाहिश थी कि आप जिस तरह काम कर रही हैं, जिस मेहनत लगन से, और आपको एक मुनफरिद एजाज़ भी हासिल है एक खातून होते हुए अपने इदारे यानी फातमी के का, यकीनन आपकी कोशिशों से ख़वातीन ना सिर्फ मेहनत तो करती हैं, उन्हें उनका जायज़ हक़ भी मिलेगा। इसी के साथ ही GTV से मुजाहिद बेल्वी को इजाज़त दी।